क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, दिमाग गड़बड़ा गया है। डोंट फिक नॉट चिंता, मैथे मस्ती आ गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथे मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लुसेंट का प्राथमिक अंकगणित का संख्या और संख्या पद्धति चैप्टर। आज फर्स्ट चैप्टर है ना, तो आज से आप शुरू हो जाइए, बिल्कुल कंटिन्यूअस रहिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं संख्या और संख्या पद्धति में। हालांकि आपको इससे पहले आपको बता दें जानकारी के लिए कि मैंने विद्यासागर का अंकगणित का मतलब फुल सोल्यूशन इसी चैनल पर कर दिया है ना। जैसे कि आपको चैनल खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक साइड मैंने चैनल के वो क्या बोलते हैं बैनर जो होता है ऊपर ही, जैसे चैनल खोलेंगे जहाँ सब्सक्राइब लिखा रहता है उसके ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा कि अंकगणित का सोल्यूशन फुल सोल्यूशन उपलब्ध है और लुसेंट का प्राथमिक अंकगणित चल रहा है ना। तो आप देख सकते हैं, उस पर प्ले लिस्ट पर जाइएगा, पूरे चैप्टर का जितना भी मॉडल सेट विद्यासागर का अंकगणित में दिया गया है सबका सलूशन मैंने कर दिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्राथमिक अंकगणित, जो कि लुसेंट का है, रमेश कुमार जी का है, मतलब राइटर है इस बुक का रमेश कुमार जी। तो उनका हम आज बुक शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, इसमें के नंबर सिस्टम में और नंबर सिस्टम में कितना का डिफरेंट है। अगर विद्यासागर का अंकगणित आप देखे हैं तो आप तुलना कर सकते हैं। हालांकि चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों संख्या पद्धति में। संख्या तो बाद की बात है, संख्या बनती किससे है ये पहले जान लेते हैं। संख्या बनती किससे है? संख्या हमेशा 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 10 अंकों से ही बनती है। तो फिर ये अंक क्या है? संख्या हमेशा 10 अंक से ही बनती है। 10 अंक से में से कोई भी अंक हो सकता है। तो वो अंक है कौन भाई? तो हम अंक किसको बोलेंगे? तो सबसे पहले अंक की अगर बात कर लें, सबसे पहले अगर अंक की बात करें तो अंक जिसे हम डिजिट बोलते हैं, कोई डिजिट बोलता है, कोई डिजिट बोलता है ना। डिजिट इंग्लिश में बोलते हैं। अंक किसे कहते हैं? तो देखिए संकेत होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो होगा नहीं। 10 तो अंकों का समुच्चय बन जाएगा, अंकों का समूह बन जाएगा, तो 10 होगा नहीं। देखिए संपूर्ण दुनिया में जितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या है मात्र इन्हीं 10 अंकों में सिमट गई है, मात्र इन्हीं 10 अंकों में सिमट गई है। दिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन्हीं 10 संख्याओं में इन्हीं 10 अंकों से सिमट गई है पूरी की पूरी संख्या। तो आई होप कि आप डिजिट समझ गए। डिजिट क्या होता है? डिजिट कहिए, जो कहना है कहिए, है ना। तो आप समझ गए कि 0 से लेकर 9 तक को हम डिजिट कहते हैं या डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं, ठीक है। अब अंक के बाद बात आती है अब संख्या की। तो संख्या की, अरे भैया ओके, अब बात करते हैं संख्या की कि संख्या क्या है। हालांकि आप जानते होंगे, है ना, संख्या आप जानते होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। संख्या क्या होता है? इन्हीं अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। इन्हीं अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। जैसे हम क्या कह सकते हैं, संख्या में जैसे 24 हो गया। अब इसमें भी हमारा क्या बढ़ जाता है, अब इसमें भी हम कहते हैं कि कितने अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है, ठीक है। इतना कहने के बावजूद हम ये क्या कहते हैं कि कितने अंकों की संख्या है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 अंक दिख रहे हैं, एक अंक ही है, 4 अंक ही हैं। अलग अलग इसको खंडित करें तो इसमें 2 अंक हैं। चूँकि अंक हमारा 0 से लेकर 9 तक ही अंक का बोलते हैं। उसके बाद अगर 2 का 2 या 2 से अधिक का समूह बनने लगता है अंकों का, तो वो संख्या कहलाने लगेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? संख्या होगा 24, 243, 8245, ये हमारा हो जाएगा 456, 27, जो भी हो, है ना। इस तरह से आप संख्या इसको बोलते हैं। अब रही बात अब बात करते हैं संख्या। तो हमने अंक समझ लिया, संख्या समझ लिया। अब संख्या कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। संख्या कई प्रकार के, जिसमें से प्रकार अगर हम देखें तो संख्या में सबसे पहले प्रकार हम जान लेते हैं प्राकृत संख्या। हालांकि आप जानते होंगे, अच्छी बात है, जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो बिल्कुल समझ लीजिएगा प्राकृत संख्या क्या होता है। जैसे हम गिनती लिखते हैं ना, गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? गिनती हम हमेशा क्या 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक जा सकता है। गिनती कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जा सकता है। लेकिन ध्यान ये देने वाली बात है कि जब भी प्राकृत संख्या शुरू होगी वो हमेशा और हमेशा 1 से ही शुरू होगी, ठीक है।
आई होप कन्फर्म हो गया। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं, या 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इसी में अगर बात करते हैं पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या की अगर हम बात कर लें तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे ही गिनती की संख्या में हम, जैसे 2 3 4 5 है ना, अनंत तक जाएगा, जैसे ही गिनती की संख्या में हम शून्य केवल मिला देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे ही गिनती की संख्या में हम शून्य को मिला देते हैं, ये क्या कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो ये उदाहरण के तौर पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संख्या में देख लें तो सम संख्या आती है, जिसे आप जानते होंगे सम संख्या। ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी चैप्टर में है तो बताना तो अनिवार्य है ना, ठीक है। चलिए जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्या क्या होता है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, पूर्णतः 2 से पूर्णतः भाग लग जाए या विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या होती है? वो संख्या सम होती है। देखिए मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आप समझ लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ उसे, अब भावनाओं को समझिएगा, है ना। 2 पूर्णतः भाग है, इसे थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है लेकिन बोलते हैं, उसको समझिएगा। तो 2 से जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 2 का गुणज कर लीजिए, 2 का गुणज कर लीजिए, 2 4 6 8 10, ठीक है। 2 का गुणज कर सकते हैं अनंत तक, 2 का गुणज अनंत तक अगर कर देंगे तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 2 से, जो कि क्या कही जाएगी? सम संख्या कही जाएगी, ठीक है। और ये सम संख्या होती क्या है? ये भी तो प्राकृतिक संख्या ही होती है, क्योंकि 2 से जो विभाजित संख्या होगी वो तो 2 के बाद ही होगी, और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है ना। तो अनंत तक जाएगी तो हमारा क्या, वो भी एक प्राकृतिक संख्या भी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? सम संख्या प्राकृतिक संख्या ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। बात करें तो सम के बाद हम करें तो तुरंत विषम कर देते हैं, विषम संख्या कह देते हैं, ठीक है। विषम संख्या किसे कहते हैं? ठीक इसके उल्टा, 2 से पूर्णतः विभाजित भाग न लगे, ठीक है। 2 से पूर्णतः भाग न लगे तो वो कौन सी संख्या हो जाती है? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग न लगता है तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर विषम संख्या कहाँ से शुरू होगी? 1 से, क्योंकि 1 में 2 से पूर्णतः भाग लगेगा नहीं। ओके, 2 कर दें, 2 तो होगा नहीं, 2 होगा, 2 विषम संख्या नहीं होगी, 2 सम संख्या हो जाएगी तो 2 नहीं होगा। अब इसके बीच भी इंटरवल हमारा कितना का चलता है? इसके बीच भी इंटरवल अगर 1 से शुरू होता है तो इसके बीच भी 2 2 का इंटरवल होता है। पहला अगर विषम संख्या 1 है तो इसमें 2 जोड़ते जाइए, 2 जोड़ते जाइए, आपका विषम संख्या प्राप्त होता जाएगा, 7 9, है ना। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है, अनंत तक जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाती है? हमारी विषम संख्या हो जाती है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, मिटा देते हैं इसको, है ना। 1 मिनट, थोड़ा भीगाने दीजिए। आई होप इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होगी, है ना। विद्यासागर का अंकगणित का सलूशन आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें बताया था, तो शायद आप जानते होंगे। पहली बार देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पूरे बेसिक से आप समझ सकते हैं। चलिए 5 नंबर देखते हैं, संख्या क्या कहता है। बिल्कुल इजी है, सिंपल है, घबराइए मत। जो घबरा गया समझिए घबरा गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइएगा, है ना। बस मोटिवेशन के लिए, और कुछ नहीं, और कोई इंटेंशन नहीं है मेरा, सिर्फ मोटिवेशन चाहिए मुझे, खुशी होती है। चलिए बात करते हैं, भाई साहब को थोड़ा सुखा दें। कहाँ तक जो गए थे? शायद 4 नंबर तक थे ना। 5 नंबर देखते हैं, संख्या क्या क्या होता है। देखिए 5 नंबर अगर संख्या की बात करें तो हमारा आ जाता है सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, हम लोगों ने जान लिया। अब देखते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या कहिए या फिर आप यौगिक संख्या कहिए
भाज्य संख्या कहिए या यौगिक संख्या कहिए या संयुक्त संख्या कहिए, संयुक्त संख्या कहिए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटने के बावजूद भी किसी और संख्या से कटे, वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या हमेशा और हमेशा भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्या कहलाती है। आई होप समझ गए हैं। तो ये कहाँ से शुरू होगी? अगर हम बात करें भाज्य संख्या की, तो क्या एक भाज्य संख्या होगी? अच्छा, 2 भाज्य संख्या होगी, 3 भाज्य संख्या होगी, 4 भाज्य संख्या होगी, 5 होगी। अब देखिए, अब इसमें हम आपको तुलना करा रहे हैं कि क्या भाज्य संख्या 1 से शुरू होगा? एक से भाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या कहता है कि जो संख्या एक और स्वयं के छोड़कर किसी और संख्या से भी भाग लग जाए उसमें, या यूं भी हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड कहें या फिर जिस संख्या का अपवर्तक कहें, वो 2 या 2 से अधिक होती है, तो हम क्या कहते हैं उसे? तब उसे हम भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि एक, अगर बात करें पहले डिफिनीशन के अनुसार, एक की बात करें तो एक से ही कटेगा, स्वयं से ही कटेगा। इसके अतिरिक्त और कोई भी संख्या इसे नहीं कर सकती है। हमारा डिफिनीशन कहता है भाज्य संख्या की एक और स्वयं को छोड़कर और भी संख्या से कटना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी? भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्या होगी। तो एक ही से कटेगा और किसी अंक से नहीं कटेगा, तो हटा दीजिए। 2 देखिए, 2 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, इसके अतिरिक्त और से नहीं कटेगा। तो हमने बताया कि एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी कटे। एक और स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन अन्य संख्या से भी कटना चाहिए। तो अन्य संख्या से ये तो कटेगा नहीं, तो ये बिल्कुल होगा नहीं। 3 की बात करें तो 3 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 3 से स्वयं से कटेगा ही कटेगा, लेकिन और संख्या कोई भी नहीं है जो 3 को विभाजित करते हैं, तो इसलिए ये भी भाज्य संख्या नहीं होगा। 4 की बात करें तो 4 का देखिए, 4 की बात करें तो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। ठीक है, 1 से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है, और स्वयं के अतिरिक्त एक और संख्या से भी कटता है जो 2 से कटता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या भाज्य संख्या इस तरह से परिभाषित होता है कि जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी कटे, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्या कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये तो 5 होगा नहीं, 5 तो एक और 5 को छोड़कर अन्य संख्या से कटेगा नहीं। 6 हो जाएगा इसमें। कुल मिलाकर अगर शुद्ध रूप में अगर देखा जाए तो यौगिक संख्या का उदाहरण हम कैसे देख सकते हैं? 4 से शुरू कर सकते हैं, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ठीक है, इत्यादि आदि। इस तरह से अनंत तक जा सकता है, जहाँ तक जाइए, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य, यौगिक या संयुक्त। आई होप समझ गए होंगे। चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर की बात करें तो इसके ठीक विपरीत आ जाता है अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य कह लीजिए, या आप रूढ़ संख्या कर लीजिए, या फिर असंयुक्त संख्या कह लीजिए। असंयुक्त, गलती कर दी ना, असंयुक्त संख्या कह सकते हैं, असंयुक्त संख्या हम बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं से ही कटे, इसके अतिरिक्त कोई भी दुनिया की मतलब संख्या उसे न काट पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसके बीच में और भी कोई संख्या नहीं आनी चाहिए जो उसे विभाजित कर दे, तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या या असंयुक्त संख्या। तो इस संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? इस संख्या की शुरुआत सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर हम बात करें तो वो हमेशा 2 से शुरू होती है। 2 से देखिए क्यों? क्योंकि ये 2 ऐसी संख्या है जो स्वयं से ही कटेगी, ठीक है, और 1 से कटेगी, 1 से और स्वयं से कटेगी। इसके अतिरिक्त कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं है, कोई भी दुनिया की संख्या नहीं है जो इसे विभाजित कर दे। तो सबसे पहले ये शुरू किससे होती है? 2 से। 2 के बाद 3 आ जाता है, 3 के बाद 5 आ जाता है, 5 के बाद 7 आ जाता है, जो स्वयं से और 1 के सिवा और किसी संख्या से नहीं कटती है। इसमें क्या था कि स्वयं एक और स्वयं के बाद भी किसी और संख्या से कटती थी तो वो भाज्य हो जाती थी, लेकिन जब
एक और स्वयं से ही कटे और किसी संख्या से ना कटे तो वो क्या हो जाएगी, अभाज्य या ऋण या असंयुक्त संख्या कहलाती है। जैसे 7 है, देख लीजिए 2 में केवल 2 और 1 से ही भाग लगेगा, 3 में केवल 3 और 1 से ही भाग लगेगा, 5 में केवल 5 और 1 से ही भाग लगेगा, 7 में केवल 7 और 1 से ही भाग लगेगा। इसके अतिरिक्त दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी संख्या इसे पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकती। हमारा पूर्णतः से मतलब होता है हमेशा विभाजित तो कोई भी संख्या कर सकती है दशमलव में, लेकिन दशमलव को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए। इस तरह का पैटर्न जब भी बनेगा तो हमारा क्या अभाज्य या रूट या असंयुक्त संख्या हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। 7 नंबर देखते हैं। अगर बात करें तो एक होता है जुड़वा आभाज्य संख्या। जैसा कि अभी हम यहाँ बात किए, जुड़वा आभाज्य संख्या इसी पर आधारित है, इसी कंसेप्ट पर है, मतलब अभाज्य संख्या के हैं। तो जुड़वा अभाज्य अभी इसमें हो जाएगा। जुड़वा का मतलब समझ रहे हैं आप, जब भी 2 का पेयर बन जाता है तो हम उसे जुड़वा बोल देते हैं। जब भी कोई भी वस्तु 2 के संख्या के रूप में रहती है, उसकी संख्या 2 रहती है तो हम क्या कहते हैं, उसे जुड़वा कहते हैं। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या हो जाती है कि वैसी अभाज्य संख्या, अभाज्य होनी चाहिए वैसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 का होता है, वैसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर जो होता है हमेशा 2 का होता है, उसे हम क्या कर देते हैं, उसे हम जुड़वा अभाज्य कह सकते हैं। देखिए ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, हमेशा 2 की तुलना करेंगे। जैसे 2 3 के बीच में दोनों तो अभाज्य संख्या है, दोनों के बीच में अगर तुलना करें तो कितने का अंतर है, 2 और 3 है तो 1 का अंतर दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं, 2 3 होगा नहीं। चलिए 3 5 के बीच में अगर अंतर देखें हम तो 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है, तो ये हमारा एक पेयर बन गया। 3 और 5 का क्या बन गया, एक पेयर बन गया, जो कि हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, इस तरह से अगर 5 7 को देखें तो दोनों अभाज्य संख्या है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस इसमें भी 2 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आगे अगर हम बढ़ें तो आगे 7 के बाद 8 तो होगा नहीं अभाज्य संख्या, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। 11 एक अभाज्य संख्या होता है, इसमें भी लिख सकते हैं 11, आगे चल सकते हैं। 11 के बाद 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा। तो इनके बीच अगर देखें तो 11 और 13 भी क्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। तो 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर जब भी 2 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो 11 13 के बीच देखें अंतर तो क्या हो गया, 11 13 के बीच का अंतर 2 हो रहा है, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। आप आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ देते हैं, तो इसको हम आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे तक जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अगर हम बात करें तो ये काफ़ी बेहतर मतलब प्रश्न होता है, बहुत अच्छा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है हमेशा। आपसे ज़्यादातर कंपटीशन में देखिएगा पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 1 से लेकर 100 तक में अगर अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या निकालने के लिए अभी तक कोई फार्मूला बना नहीं है, ठीक है, कि जिसके मदद से हम तुरंत उसे निकाल लें। ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, 1 से 100 तक अगर पूछते ना तो तुरंत हमें लिखना पड़ेगा, 1 से 100 तक के बीच में अपने दिमाग लगाकर लिखना पड़ेगा कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 1 और स्वयं से करती है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या उसे विभाजित नहीं करते। तो इस तरह से हमें 1 से 100 तक के बीच में अगर लिख कर देखेंगे ना तो आपको केवल और केवल 25 ऐसी संख्या मिलेंगी, केवल और केवल 25 ही ऐसी संख्या मिलेंगी जो कि 1 और 100 के बीच अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 1 से 100 के बीच क्या होती है, अभाज्य संख्या होगी। तो इस तरह के हमारा प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप लिखने बैठिएगा, उससे अच्छा बेटर है कि आप 1 से 25 तक 1 से 100 तक के बीच के अभाज्य संख्याओं को याद कर लीजिए कि 25 ही होती है। इस तरह से आप इसको सुविधा करने के लिए, आप अगर कहीं आपसे पूछ दिया जाए कि 1 और 50 के बीच आप अभाज्य संख्याओं की संख्या बताएं, तो आप 1 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं को लिख कर और नोट कर लीजिएगा कि इसमें हो रहा है एक्चुअली कितना हो रहा है ना। तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन मतलब अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि इसके बीच के अभाज्य संख्याओं को लिखें। जैसे छोटा रहता है 1 से 20 तक आपको पूछ दे तो तुरंत आप लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आसान भी होगा, क्योंकि ये बहुत कम के बीच का ही अंतर का पूछ रहा है कि इसके बीच का मतलब कितना अभाज्य संख्या, तो ये सिंपली आप लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 1 से 100 तक बीच में लिखे कहेगा तो हो सकता है कि लिखते वक्त आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना कहीं आप मिस माइंड कर जाएं। और वो भी कब करेंगे मिस माइंड, जब आपको विभाज्यता का नियम नहीं याद रहता है तब।
तो इस स्थिति में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं कहूँगा कि 1 से 100 के बीच में हमेशा अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या हो गया, जुड़वा संख्या, आप जुड़वा अभाज्य संख्या समझ गए। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। 8 नंबर देखते हैं। आगे देखते हैं कौन सी संख्या आ रही है। आगे अगर हम बात करें, हालांकि ये सारी चीज़ें दी हुई है आपके बुक में, आप देख लीजिएगा। बस अंतर इतना ही है कि मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं, किताब नहीं बोल रहा है ना, बस इतना ही क्या अंतर है, बाकी सब कुछ बुक में आपके हैं, है ना। बुक से केवल व्यक्ति को पढ़ लेना होता तो बहुत सारी बुकें पढ़ी है ना, व्यक्ति महान हो जाता, लेकिन ऐसी बात होती नहीं है, किसी न किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो बस मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ, बिल्कुल समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। सहअभाज्य संख्या या सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए कितना नंबर था, 7 नंबर तो हम, अरे भैया क्या है लुक लुक आ रहा है, 7 तक तो हमने नंबर देख लिया। थोड़ा लाइट कम कर दे दोस्त, रुकिए, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं, हमारा क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर शायद होता है ना। चलिए सहअभाज्य संख्या क्या होता है, सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिन दो अभाज्य संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, जिन दो संख्याओं का HCF मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हालांकि आपको आगे हम बताएंगे, जब LCM HCF पढ़ेंगे तो बताएंगे, हालांकि आप जानते होंगे, मैं पूरा उम्मीद कर सकता हूँ, है ना। HCF इतना तो आप ध्यान रखिएगा कि जिन दो अभाज्य संख्याओं के HCF का मान हमेशा 1 आता है, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे। HCF क्या होता है कि जिन दो अभाज्य संख्याओं का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम कहते हैं महत्तम समावर्तक 1 होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें भी पेयर बनता है, सहअभाज्य संख्या कोई सी भी संख्या का हम HCF निकालते हैं या फिर महत्तम समावर्तक निकालते हैं, तो उसमें 2 संख्याओं का होना अति आवश्यक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें 4 और 5 संख्या कोई ले लिया जाए, 4 और 5 कोई संख्या हम ले लेते हैं, तो इन दोनों के बीच का HCF जो आप करेंगे ना, HCF, तो वो हमेशा आपका 1 आना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें 4 और 5 की, तो हम HCF कैसे निकालते हैं, भाग विधि द्वारा HCF कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, भाग देते हैं, तो 4 एकम हमारा कितना जाएगा, 4, और इसको हम फिर भाजक बना देते हैं, और ये जो भाजक पहले का था उसको हम भाज्य बना देते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारा देखिए, तो 4 बार में ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो इसका HCF जो होता है, ये वाला भाजक वाला मान HCF कहलाता है, भागफल वाला मान नहीं, ठीक है। भाजक वाला जो मान होता है, अंततः जो भाजक होता है वही हमारा HCF कहलाता है। तो यही HCF देखिए, तो 4 और 5 का HCF निकाले तो हमारा 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 4, 5 जो है ना, ये सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। 4 और 5 का ये युग्म बन रहा है, ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस दो अभाज्य संख्याओं का हमारा क्या होता है, जिस दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमेशा और हमेशा क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। हाँ दोस्त, थोड़ी सी मिस्टेक मैंने किया है, इसमें 2 अभाज्य संख्या का होना जरूरी नहीं है, मिस्टेक किया है, माफ़ कीजिएगा। इसमें 2 अभाज्य संख्या का होना जरूरी नहीं है, कोई भी संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या होना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक किया है, आप माफ़ करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए दोस्तों, बोलते वक्त कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो कुछ बुला जाता है, तो उसे दिल पर मत लीजिएगा, है ना। मेरी बुराई मेरे पास रहने दीजिएगा, अच्छाइयों को आप ग्रहण करिएगा, ठीक है। चलिए, तो 4, 5 इसमें अभाज्य संख्या का होना जरूरी नहीं, कोई भी संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन वो क्या, उनके बीच का जो HCF हम निकाले हर वक्त 1 होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। आई होप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्या आगे अगर हम बात कर दें तो एक संपूर्ण संख्या होती है, क्या होती है, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या हम किसको बोलते हैं, संपूर्ण संख्या वे संख्या होती है, वैसी प्राकृत संख्या होती है जिनके अपवर्तों की संख्या, अपवर्तक मतलब वो संख्या किन किन संख्याओं से, अधिकतम किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो अपवर्तकों की संख्या का अगर हम योग निकालें
तो वो संख्या का दुगुना हो जाता है, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या। जैसे इस स्थिति में अगर हम देखें तो 6 के अगर अपवर्त निकालें, ये कंडीशन होता है कि कुछ ही ऐसे संख्या है जिसका योग हम अगर करें, मतलब ये ढूंढना पड़ेगा, उसके अपवर्तों की संख्या निकाल कर उसको जोड़ कर देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसके अपवर्तों का योग उस संख्या का दोगुना होता है, तो उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम 6 ले लें तो इस स्थिति में अगर देखें तो सबसे बड़ी बात है कि 1 और 100 के बीच में इस तरह की देखें संख्या ना, 1 और 100 के बीच में, तो वो मात्र और मात्र केवल और केवल 6 और 28 ही ऐसी संख्या है जिनके अपवर्तकों की संख्याओं का योग इस संख्या का दोगुना होता है। अपवर्तक अब क्या होता है दोस्त, अपवर्तक हम कहें तो किसी भी संख्या को कितनी अधिकतम संख्याएं विभाजित करती हैं उन्हीं संख्याओं को हम अपवर्तक संख्या कहते हैं। जैसे 6 की बात करें तो 6 को कौन कौन सी अधिकतम संख्या विभाजित कर सकती है, 1 तो करेगी ही करेगी, अच्छा 2 करेगी तो 2 भी करेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, 3 करेगी 3 करेगी, 4 करेगी नहीं, 5 करेगी नहीं, 6 करेगी बिल्कुल। इसके अतिरिक्त दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो 6 को डिवाइड कर दे पूर्णतः। अब हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 2 और 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 6 कितना होगा 12। कहने का मतलब संपूर्ण संख्या वो संख्या होती है कि ये तो सारे हमारे कौन सी संख्या होंगे, 6 का अपवर्तक होंगे, क्या हो जाएंगे अपवर्तक। ध्यान रखिएगा दोस्त, अपवर्तक और एक होता है, इधर हम बताते हैं, एक होता है अपवर्तक, अक्सर आपने देखा होगा, एक होता है अपवर्तक, एक होता है अपवर्त्य, ठीक है, एक होता है अपवर्त्य, एक होता है अपवर्तक। तो अपवर्तक जो होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, अपवर्तक किसी संख्या को कितनी अधिकतम संख्या विभाजित करती है वही संख्या उसका अपवर्तक होता है। अपवर्त संख्या क्या होता है, किसी भी संख्या का उसी संख्या के समान अंतराल में उसका गुणज कह सकते हैं, एक तरह से समान अंतराल में उसका आगे बढ़ी हुई संख्याओं का क्रम होता है। जैसे हम 2 की बात करें तो 2 का अपवर्तक अगर हम बात करें तो इसमें सेम अंतराल का अंतर होना चाहिए। जैसे 2 हो गया तो 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, हमेशा 2 का अंतर होना चाहिए। तो मतलब यूँ कह सकते हैं कि अपवर्त्य का मतलब यूँ समझ लीजिए किसी भी संख्या का पहाड़ा को हम क्या कहते हैं, अपवर्त्य संख्या कहते हैं, अपवर्त्य संख्या, ठीक है। किसी भी संख्या का पहाड़ा, जैसे 2 का अपवर्त्य अगर आपको बोल दिया जाए कि बताइए तो क्या होगा, तो आप सिंपल कीजिएगा कि 2 कर दीजिएगा, फिर उसमें 2 जोड़ दीजिएगा, फिर उसमें 2 जोड़ दीजिए, आगे बढ़ते जाइएगा। 4 का अपवर्त्य पूछते हैं तो 4 में फिर 4 जोड़िए, फिर 4 जोड़िए, फिर 4 जोड़िए, आगे क्रम बढ़ाते चलिएगा सेम अंतराल में। या यूँ कह सकते हैं कि 4 का अगर पूछे तो 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, वही आपका अपवर्त्य हो जाएगा। लेकिन अपवर्तक की बात करें तो उस संख्या को, अगर 6 की अपवर्तक की बात करें तो इस 6 को कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो विभाजित कर देती है पूर्ण रूप से, तो इस प्रकार की संख्याएं हमें मिल गई 1 2 3 6, तो इसको विभाजित करें तो ये अपवर्तक संख्या होता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है दोस्त, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो यही कहता है संपूर्ण संख्या कि जिस संख्या के अपवर्तकों का योग उस संख्या का दोगुना होता है। देखिए इसका दोगुना आ गया कि नहीं, 6 का दोगुना ये आ गया, योग दोगुना होता है तो हम क्या कहते हैं, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एक और ये संख्या 6 1 और 100 के बीच में मात्र और मात्र 2 ही संख्या है, 6 और 28, जिनके अपवर्तकों की संख्या का योग जो होता है ना इसके दोगुना होते हैं। अब 28 की ही बात कर लेते हैं। 28 की अगर बात करें तो 28 की अपवर्तक संख्या, किसी भी संख्या की अपवर्तक संख्या एक तो फिक्स है और स्वयं संख्या फिक्स है, ठीक है। तो एक तो डिवाइड कर ही देगा, 28 को 1 डिवाइड कर देगा, अच्छा 2 करेगा, 3 से विभाजित होगा नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 7 चौक 28 होता है, तो ये 4 से इसका 28 का अपवर्तक संख्या एक 4 भी हो सकता है। 5 करेगा नहीं करेगा, 6 करेगा नहीं करेगा, 7 करेगा बिल्कुल करेगा, 7 कर देगा, 8 करेगा नहीं करेगा, 9 करेगा नहीं करेगा, 10 11 12 13 14 एक कर सकता है। 14 के बाद अगर देखें तो ये ठीक 28 का मतलब आधा होता है। इसके बाद अगर हम चलें तो कोई भी संख्या 28 को डिवाइड नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से हमारा एक लास्ट एक
और करेगा 28। 28 एक तो स्वयं तो करेगा ही करेगा, एक तो एक करेगा ही। किसी भी संख्या का अपवर्तक जो होता है एक और स्वयं तो होता ही है, तो एक तो होगा ही है, 28 होगा ही है। और इसके बीच देख लेंगे हम कौन कौन सी और संख्या है जो इसको पूर्ण रूप से विभाजित कर रहे हैं। तो ये सारे संख्याएं जो मिल रही हैं, जो इनको विभाजित करिए, ये हमारा अपवर्तक संख्या हो गया। अब अपवर्तक जो हो गया तो इसका हम योग अगर करें तो 8 4 12, अब 12 7 19, 1 20 23, 23 2 कितना हो जाएगा 25, 1 26 हो जाएगा, 26 का 6 हासिल 2 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5। कुल मिलाकर हमारा देखें तो 56 इसका योग आ रहा है। कितना आ रहा है? इसका कुल योग 56 आ रहा है, जो कि अगर देखें तो सीधा इसका 2 गुना है। इसका सीधा कितना है? 2 गुना है, और 6 वाला इसका 2 गुना था। तो इस तरह की संख्या जितनी भी होती है ना, उसको हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या होती हैं। इसके साथ साथ भी एक पूर्ण संख्या भी होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या जिसको मैंने बताया है, पूर्ण और संपूर्ण, ध्यान रखिएगा। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक की संख्या में जब भी हम 0 लगाते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। लेकिन जैसे ही हम संपूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं, देखिए बहुत मतलब ये भी कंफ्यूजन कर सकता है। पूर्ण संख्या और संपूर्ण संख्या, लग रहा है कि पूर्ण संख्या और संपूर्ण संख्या एक ही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। संपूर्ण संख्या बिल्कुल डिफरेंट है पूर्ण संख्या से। ठीक है, तो आई होप कि संपूर्ण संख्या आपने समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 9 नंबर हो गया, संपूर्ण संख्या हम लोगों ने जान लिया। आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात कर लें तो एक पूर्णांक संख्या भी होता है। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर भी हम इसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? देखिए ये काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है। पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? चलिए 9 तक था ना, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर अगर हम बात करें तो एक हम ले लेते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? इंटीजर नंबर बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि पूर्णांक संख्या संख्याओं का वह समूह होता है जिसके अंतर्गत शून्य आ सकता है, जिसके अंतर्गत कोई धनात्मक संख्या आ सकता है, जिसके अंतर्गत कोई धनात्मक संख्या आ सकता है, कोई ऋणात्मक संख्या भी आ सकता है। ठीक है, कोई ऋणात्मक संख्या भी आ सकता है। तो इस तरह का कुल समुच्चय जो होता है, ये संख्याओं का जो समुच्चय बन जाता है, तो हम क्या कहते हैं उसके? पूर्णांक संख्या। तो शून्य हम यूँ कह सकते हैं कि शून्य तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, शून्य रहेगा। ठीक है, एक शून्य संख्या रहेगा। एक कोई भी संख्या ऋणात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, उसके बाद धनात्मक होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार के संख्याओं को संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कर बोल देते हैं? इस प्रकार के संख्याओं के समुच्चय को हम हमेशा पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 माइनस में रहना चाहिए, तो इस समूह को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात कर रहे हैं हम दोस्तों, तो आगे अगर देखा जाए तो रामानुजम संख्या होता है। 11 नंबर रामानुजम संख्या होता है। हालांकि इसका प्रयोग नहीं होगा, इसका उतना प्रयोग नहीं होता, और पूरे चैप्टर में भी इसका प्रयोग मतलब मुख्यतः नहीं होगा। ठीक है, फिर भी अगर संख्या की बात करें तो संख्या दिया हुआ है तो हमें बता देना मैं अनिवार्य समझता हूँ, ताकि आपको जानकारी तो कम से कम रहे। तो देखिए रामानुजम संख्या क्या होता है? रामानुजम संख्या क्या होता है? सॉरी, रामानुजम नहीं, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर गया, रामानुजन होता है। ठीक है, रामानुजन संख्या क्या होता है? तो रामानुजन संख्या वह संख्या होता है जिसका लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या का मतलब उसका प्राकृत संख्या, जिसे 2 अंकों के घन के रूप में अगर हम व्यक्त कर देना, 2 ऐसी संख्या जिनको घन करके अगर जोड़ दें तो वो संख्या उस संख्या के बराबर आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रामानुजन संख्या। और ऐसी स्थिति हमेशा 2 अलग अलग कंडीशन में होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी थोड़ा सा जटिल होगा ये, कि मतलब हम कैसे ढूंढ पाएंगे, है ना। तो जैसे 1729 है,
इसमें अगर 1729 की बात कर सकते हैं कि इसके दो प्राकृत संख्याओं के घन के, दो अलग अलग प्राकृत संख्याओं के घन के योग के रूप में हम लिखेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, रामानुजन संख्या। अब 1729 को अगर लिखना है तो अगर आप 10 का क्यूब करते हैं, हमेशा क्यूब में ही दर्शाना है, हमेशा किस में दर्शाना है, क्यूब में ही दर्शाना है। तो अगर हम 10 का क्यूब कर दें और इसके साथ फिर 9 का क्यूब कर दें तो ये कुल मिलाकर हमारा क्या आ जाएगा, 1729 आ जाएगा। इसी 1729 को दूसरे अलग क्यूब के रूप में अगर हम व्यक्त करते हैं तो एक 12 का क्यूब कर देंगे और एक हम 1 का क्यूब कर देंगे तो हमारा कुल मिलाकर 1729 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1000 होता है, 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब कितना हो जाता है, 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 9 9 81 9 729 होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम जोड़ दें सबको तो ये देखिए 1729 आपका बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल 1729। और इसी 1729 को दो अलग अलग संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के क्यूब के रूप में लिख रहे हैं तो इसी को अगर हम 12 का क्यूब करें तो 12 बढ़िया 144, 144 फिर 12 से गुना करेंगे तो 1728 हो जाता है। इसका 12 का क्यूब हमेशा 1728 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप प्लस 1 का क्यूब करें तो 1 ही होगा, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 1728 और 1701 29 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऐसी संख्याओं को रिप्रेजेंट करना किसी प्राकृत संख्या के घन के रूप में, और वो भी अलग अलग दो संख्याओं के, तो एक तो इस रूप में मैंने कर दिया, एक इस रूप में होना चाहिए। तो इस तरह की संख्या को हम क्या बोलते हैं, रामानुजन संख्या कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह का संख्या अगर आप और भी फाइंड करना चाहते हैं तो थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी। आप फाइंड करके बताइएगा, अगर इच्छित है तो नहीं है तो, हालांकि इसका उपयोग पूरे चैप्टर में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जानकारी के लिए दे दिया गया है, लेकिन इतना मतलब अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आप जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्वेंशन करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, खोज करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें तो आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आगे आपको बताते हैं। इसके बाद और संख्या का प्रकार अगर देखें तो 11 हो गया, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या है, संख्याएं बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है ना, जो इस चैप्टर में पूरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उसी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ना हो, काम भी बन जाए। ठीक है, तो 11 नंबर तक तो हो गया था, 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर अगर बात करें संख्याओं में तो एक आ जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी आपने सुना होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है भाई, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, जहाँ ये अनिवार्य होता है कि जहाँ q जो होना चाहिए ना, q का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं या परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या करते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम परिमेय संख्या के। जहाँ पे अगर हम p बराबर 1 मान लें, q बराबर 2 मान लें, तो इस तरह से हमारा p/q का मान क्या हो जाएगा, p/q का मान 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम कह दें q बराबर 0 कर दें और इस प्रकार से हम p/q का मान लिखें, तो p हमारा 1 है, q 0 है, तो ये कभी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है, कभी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डेफिनेशन हमारा कहता है कि परिमेय संख्या तभी आप कह सकते हैं, परिमेय संख्या कहने का अधिकार आपको तभी प्राप्त है जब आप उस संख्या के हर को 0 न रखें। 0 के अतिरिक्त आप जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, वो परिमेय संख्या होगी ही होगी, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्राकृत संख्या होती है ना, वो परिमेय संख्या ही होती है। कोई भी प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से अनंत तक जाती है। ठीक है, तो इसके बीच जितनी भी संख्या होती है, सारी की सारी संख्या परिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि हम इसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, एक प्राकृत संख्या है, 1/1 लिख दें
तो ये कोई दिक्कत है? p बटा q के रूप में लिख रहे हैं, 1/1 का मान भी 1 है। तो पूर्ववत तो मैंने वही चीज़ लिखा है ना, केवल रूप परिवर्तित हुआ है। तो ये परिमेय संख्या होता है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 में हम 1 से भाग देंगे तो बात वही रहेगी, 5 का 5 ही रहेगा, लेकिन परिवर्तित रूप होने की वजह से ये परिमेय संख्या भी हो जाता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है, हो जाता है ना। और साथ ही साथ ये प्राकृत संख्या तो है ही। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए, ये आई होप समझ गए होंगे। तो इस तरह का हमारा उदाहरण क्या हो सकता है? उदाहरण परिमेय संख्या की अगर बात करें तो 2/3 हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, 10/15 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई होप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या हो गया। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या क्या होता है ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसके विपरीत होता है। परिमेय संख्या के ठीक विपरीत होता है, आई होप जानते होंगे आप। अच्छा, परिमेय संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो अभी मैंने बताया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होता है। अभी मैंने एक बताया कि प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या हो सकता है। प्राकृत संख्या क्या हो सकता है? परिमेय संख्या हो सकता है, जिसको मैंने आपको रूप भी बताया। अच्छा, पूर्ण संख्या भी हो सकता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होता है। 2 नंबर अगर हम बात करें तो प्रत्येक पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वही बात है, गिनती की संख्या में अगर शून्य लगा दें तो 0, 1, 2, 3 अनंत तक अगर ये संख्या जाएंगी तो इसके बट्टे में भी तो हम 1 लगा सकते हैं, कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। तो ये पूर्ण संख्या भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जितनी भी पूर्ण संख्या होती है सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। प्राकृत संख्या जितनी होती है परिमेय संख्या होती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पूर्णांक संख्या भी है ना, पूर्णांक संख्या 3, जैसे अगर हम पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? वही होता है, प्राकृत संख्या उसमें रहता है, पूर्ण संख्या रहता है, ऋणात्मक संख्या आता है, धनात्मक संख्या तो पूर्ण संख्या होता है। तो इस प्रकार की संख्या भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। कोई दिक्कत? ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ये 12 नंबर का था, मतलब 12 की 13 का अभी नंबर हम भुला गए। ठीक है, जो भी था परिमेय संख्या के संबंध में हम बात किए हैं। आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या की। अगर अपरिमेय संख्या की बात करें, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या करते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे इसका उदाहरण हम ले लें तो √2 हो गया। √2 को हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर 2.5, 4, 6, 8 अनंत तक इस तरह आता रहता है, इसका कोई फिक्स लिमिट नहीं है, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या ये जितने भी √3 का है, √5 का है, √7 का है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें √9 की, तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, चूँकि √9 जो होता है ना, ये स्वतंत्र रूप में 3 का मान वैल्यू होता है। तो 3 तो परिमेय संख्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से ये √9 जब भी आ जाए, जिसका पूर्ण वर्गमूल हो जाता है और वो रूट में दर्शाया गया है कन्फ्यूज़न करने के लिए, तो आप समझिएगा कि ये कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, ये कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, हमेशा परिमेय संख्या होती है। जैसे किसी संख्या का वर्गमूल नहीं निकल पाता है, जैसे भी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं निकल पाता है, तो वो हमेशा क्या हो जाता है? वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे अगर हम बात करें तो थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको, बहुत सिंपल है ये, है ना, ये बहुत आसान है, जिसे आप समझ सकते हैं। देखिए, एक होता है संख्या में लगभग हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब एक बेसिक कंसेप्ट वाला चीज़ है जो कि हर मतलब आपके चैप्टर में भी आपको पूछेगा। वो क्या चीज़ है वो देखिए, एक पूछता है आपसे किसी भी संख्या का, आपको पूछ लेगा क्या? स्थानीय मान बताइए। किसी भी संख्या का स्थानीय मान कह देता है बताने के लिए, स्थानीय मान कहता है, या फिर आपको कहीं कहीं दे सकता है आकस्मिक मान। आकस्मिक मान, ठीक है, स्थानीय मान या आकस्मिक मान,
तो ये क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्थानीय मान या आकस्मिक मान हमेशा किसी संख्या में, जैसे आपको उदाहरण देकर ही समझाते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे मैंने किसी भी संख्या को ले लिया, ठीक है, इस संख्या में अगर स्थानीय मान कहता है तो इसे प्रैक्टिकली समझ लीजिएगा कि अगर हम इसमें पूछ दें हैं कि आप 5 का स्थानीय मान बताइए, ठीक है, 5 का स्थानीय मान, तो हम इस तरह से क्या करते हैं, 5 का स्थानीय मान पूछे ना तो उस संख्या को ज्यों कहते हैं उतार देते हैं और ये देख लेते हैं कि उसके बाद कितनी संख्याएं हैं। उसके बाद जितनी भी संख्या हैं उन सारी संख्याओं को शून्य बना देते हैं, वही उस संख्या का स्थानीय मान या आकस्मिक मान हो जाता है। वही उस संख्या का क्या हो जाता है, स्थानीय मान या आकस्मिक मान हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो 5 का स्थानीय मान की बात करें तो ये हमारा 5000 हो जाएगा इस संख्या में, ठीक है। 5 का स्थानीय मान क्या होता है, वही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ गए। तो जब भी अगर यूँ भी हम कर सकते हैं कि किसी भी संख्या में अगर थ्योरेटिकल रूप में अगर समझना चाहें तो किसी भी संख्या में अगर इकाई का स्थानीय मान पूछता है, इकाई क्या, तो हम जानते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरह से हम दहलाते हैं। इसको भी आगे बताएंगे दहलाते कैसे हैं। किसी भी संख्या को, बड़ी सी बड़ी संख्या है उसको कैसे बता सकते हैं कि कितना लाख, कितना करोड़, कितना अरब, कितना मिलियन, कितना बिलियन, कितना डॉलर, ये सब है। तो ये सब कुछ आपको मैं आगे बताऊँगा। फिलहाल आप ये समझिए कि ये तो कोई भी संख्या का पहला जो दाहिने थी करते हैं उसको अंक संख्या पद्धति के अनुसार सजाते हैं, तो हमारा ये इकाई का अंक होता है। तो जब भी किसी इकाई का स्थानीय मान पूछता है ना तो स्वयं इकाई का स्थानीय मान ही वह संख्या उसका स्थानीय मान हो जाता है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक का स्थानीय मान पूछता है ना तो स्वयं वही संख्या हो जाती है। तो अगर 8 का पूछे स्थानीय मान तो हमारा 8 ही हो जाएगा, चूँकि इकाई अंक है। तो इकाई अंक का स्थानीय मान हमेशा क्या होता है, इकाई अंक ही होता है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। दहाई का अगर स्थानीय मान पूछ देता है तो उस संख्या में हम 10 से गुना कर देते हैं। उस संख्या में हम क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं। चूँकि दहाई में 10 होता है तो 10 से गुना कर देते हैं। तो 7 का मतलब 7 अगर देखें तो दहाई स्थान पर है, तो अगर 7 का हम स्थानीय मान बताना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्थानीय मान हमेशा दहाई पर यह है, चूँकि तो दहाई में 10 से गुना करते हैं तो 7 गुना 10 कर देंगे तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सैकड़ा के स्थान पर दिख रहा है हमारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा पर दिख रहा है। तो सैकड़ा में 100 होता है तो हम क्या करते हैं, 6 गुने 100 कर देते हैं। तो ये कुल मिलाकर हमें क्या हो जाता है, 600 हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, कुल मिलाकर इसका स्थानीय मान इस तरह से भी कर सकते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई, किसी भी संख्या में इकाई अंक का स्थानीय मान इकाई ही होता है। अच्छा, किसी भी संख्या में दहाई अंक का स्थानीय मान हमेशा उस संख्या में 10 से गुना करके बनता है। अच्छा, सैकड़ा का स्थानीय मान अगर पूछे तो उस संख्या में 100 से गुना करके उस संख्या का हम क्या बना देते हैं, स्थानीय मान बना देते हैं। तो इस तरह से आप समझते हैं। ऐसे नहीं समझते तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी संख्या का अगर आपको स्थानीय मान लिखना हो तो उस संख्या को उतार दीजिए, ठीक है, और उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उसको बिल्कुल आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आप पहले से जानते हैं तो बुरा मत मानिएगा। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि उस लेवल के बच्चे भी समझ सकें जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है ना, कंफर्म नहीं रहते हैं, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आई होप कि आप बुरा ना मानेंगे। चलिए, स्थानीय मान तो हो गया। स्थानीय मान को हम आकस्मिक मान भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जातीय मान एक होता है, स्थानीय मान तो हमने समझ लिया। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, या जातीय मान को हम और भी नाम से जानते हैं। जातीय मान को और किस नाम से जानते हैं, ये तो स्थानीय मान हो गया। आइए, एक जातीय मान होता है, ठीक है, एक जातीय मान भी होता है। इसको हम और भी नाम से जान जाते हैं, क्या, अंकित मान भी कभी कभी कह देता है, कभी कभी अंकित मान भी बोल देता है। अच्छा, कभी कभी वास्तविक मान भी बोल देता है, क्या कभी कभी वास्तविक मान भी, मतलब रियल में वो मान है क्या, तो ये भी बोल देता है। तो अगर हम किसी संख्या में बात करें, किसी संख्या में 5 जैसे है, 6 है, 7 है, 8, 1 कुछ भी है ना, तो इस संख्या में आपको सिंपल बता रहा है कि स्थानीय जातीय मान या अंकित मान या वास्तविक मान क्या। तो अगर हम पूछते हैं कि 6 का वास्तविक मान क्या है, बताइए, 6 का वास्तविक मान या जातीय मान या अंकित मान क्या होगा, तो आप सिंपल लिख दीजिएगा। 6 पूछ रहा है ना तो 6 ही होगा, कोई डाउट नहीं है।
7 का अगर पूछ दे कि जातीय मान क्या है तो 7 ही है भाई। इसमें 0 बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें 0 बैठाने की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें नहीं। जो पूछ देगा वही हो जाएगा। इसका जातीय मान बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका जातीय मान 5 ही होगा। 5 का जातीय मान 5 ही होगा। इस तरह से हमारा क्या होता है, जातीय मान होता है, वास्तविक मान होता है, या फिर अंकित मान भी हम इसे बोलते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए हैं क्या, स्थानीय मान या आकस्मिक मान, ठीक है। जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा वीडियो लंबा ना हो, आपको भी दिक्कतें ना हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। आगे हम आपको बताएंगे, इसमें आगे हम क्या बताएंगे, इसमें आगे बताएंगे कि भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या है। तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।